तो दोस्तों प्राइम वीडियो की एक और बेहतरीन सीरीज क्रॉस का नया सेक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 2 इसी सप्ताह हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी एक तरह सीरीज के नए सेक्शन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। क्रॉस एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे बेन वॉटकिंस ने जेम्स पैटरसन द्वारा लिखित एलेक्स क्रॉस उपन्यास श्रृंखला। इसमें एल्डिस हॉज, इजाया मुस्तफा और जुआनिटा जेनिंग्स ने अभिनय किया है और इसका प्रीमियर अमेज़न प्राइम वीडियो पर 14 नवंबर 2024 को हुआ था। ये श्रृंखला एलेक्स क्रॉस, एक फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक और डीसी मेट्रो के हत्या जांच अधिकारी और उनके साथी जासूस जॉन सैमसन की कहानी बताती है, जो अमेरिका के कुछ सबसे खतरनाक हत्यारों का पीछा करते हैं। साथ मिलकर वे आपराधिक दुनिया के खतरों का सामना करते हैं, जबकि एलेक्स अपने परिवार को इसके खतरों से बचाने का प्रयास करता है। वॉटकिंस के साथ श्रृंखला के कार्यकारी निर्माताओं में क्रेग सीबल्स, नजिंगा स्टीवर्ट, जेम्स पैटरसन, सैम अर्नस्ट, जिम डन, बिल रॉबिन्सन, पैट्रिक सांता, डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग और मैट ठुनेल शामिल थे। श्रृंखला का निर्माण ब्लू मंडे प्रोडक्शंस, स्काई डांस टेलीविजन, पैरामाउंट टेलीविजन स्टूडियो और अमेज़न एमजीएम स्टूडियो द्वारा किया गया था। इस सीरीज की शूटिंग कनाडा के ओंटारियो प्रांत के हैमिल्टन, टोरंटो और आसपास के इलाकों में हुई थी। इसे बनने में लगभग 4 साल लगे। पहले सीजन के प्रीमियर से पहले ही इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत कर दिया गया था। दूसरा सीजन 11 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ। आधार एलेक्स क्रॉस, वॉशिंगटन डीसी में एक हत्या, जासूस और फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक है, जो एक समर्पित पिता और पारिवारिक व्यक्ति भी हैं। हत्यारों और पीड़ितों के दिमाग में गहराई से उतरने के जुनूनी दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर वो सच्चाई का पता लगाने और अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। अपनी पत्नी की हत्या के बाद 1 साल से अधिक समय तक बढ़ते क्रोध के मुद्दों से जूझते हुए और चिकित्सा का विरोध करते हुए क्रॉस छुट्टी लेने पर विचार करते हैं। हालांकि वो एक स्थानीय डिफंड द पुलिस, ब्लैक लाइव्स मैटर कार्यकर्ता की हत्या से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले में फंस जाते हैं। राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी श्वेत पुलिस प्रमुख, जो विवादास्पद जांच के सार्वजनिक चेहरे के रूप में एक अश्वेत जासूस और एक त्वरित समाधान दोनों की तलाश में है, मामलों को और जटिल बना देता है। कलाकार मुख्य एल्डिस हॉज, एलेक्स क्रॉस के रूप में, जो वॉशिंगटन डीसी के एक पुलिस जासूस और फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक हैं। इजाया मुस्तफा ने डिटेक्टिव जॉन सैमसन की भूमिका निभाई है, जो वॉशिंगटन डीसी मेट्रो पुलिस विभाग में एलेक्स के सहयोगी है। जुआनिटा जेनिंग्स ने एलेक्स की दादी रेजिना, नाना मामा क्रॉस का किरदार निभाया है। अलोना टाल ने कायला क्रेग का किरदार निभाया है, जो एक एफबीआई एजेंट है और एलेक्स की मदद करती है, जबकि वो चुपके से डिटेक्टिव सैमसन के साथ संबंध रखती है। सैमंथा वॉक्स ने एले मॉन्टेइरो का किरदार निभाया है, जो एलेक्स की प्रेमिका है और एक गैर लाभकारी संस्था की कार्यकारी निदेशक है। कैलेब एलिजा ने एलेक्स के बेटे डेमन क्रॉस का किरदार निभाया है। मेलोडी हर्ड ने एलेक्स की बेटी जेनी क्रॉस का किरदार निभाया है। जेनिफर विगमोर ने चीफ अप्रैल एंडरसन सीजन 1, सीजन 2 में विशेष अतिथि कलाकार की भूमिका निभाई, जो वॉशिंगटन डीसी मेट्रो पुलिस विभाग की पुलिस प्रमुख थीं। रयान एगोल्ड ने एड रैमसे सीजन 1 की भूमिका निभाई है, जो वॉशिंगटन डीसी में बहुत शक्ति रखने वाला एक धनी व्यक्ति है, जिसके पास कई रहस्य हैं। एलोइस मम्फोर्ड ने शैनन विटमर का किरदार निभाया है, जो एक ऐसी महिला है जिससे एड की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर होती है। जीनिन मेसन रेबेका के रूप में, वेस्ट चैथम डोनी के रूप में जॉनी रे गिल ने बॉबी ट्रे की भूमिका निभाई, एक पूर्व पुलिसकर्मी जो अब एड के लिए काम करता है। मैथ्यू लिलार्ड ने लांस ड्यूरंट की भूमिका निभाई, जो क्रेस्टब्रुक इंडस्ट्रीज के अरबपति सीईओ हैं। आवर्ती मैट बारम जासूस, बिल हार्डी के रूप में जासूस, एमिलिन वेगा के रूप में, मर्सिडीज डे ला ज़ेर्डा स्टेसी ग्रीनवेल ने डिटेक्टिव शॉना डी लैकनर की भूमिका निभाई है। ड्वेन मर्फी जासूस अकबर के रूप में, सियोबान मर्फी ने तानिया हाईटावर का किरदार निभाया है,
जो एक पत्रकार है और हत्या की जांच से जुड़ी सबसे अहम खबर हासिल करना चाहती है। जेसन रोगेल क्रिस वू के रूप में चाउंटी शूलर इरविंग ने एलेक्स की दिवंगत पत्नी मारिया क्रॉस की भूमिका निभाई है। शेरॉन टेलर ने लेफ्टिनेंट ओरासीन मैसी की भूमिका निभाई है, जो एलेक्स की सीधी वरिष्ठ अधिकारी हैं। कैरेन रॉबिन्सन मिस नैन्सी के रूप में मिशेल सी बोनीला ने क्लेयर सीजन 2 की भूमिका निभाई। रेबेका की चाची एपिसोड श्रृंखला अवलोकन सीजन एपिसोड मूल रूप से रिलीज हुआ पहली बार जारी, आखिरी बार जारी 1-8-14 नवंबर 2024, 2-8-11 फरवरी 2026, 18 मार्च 2026। सीजन 1 2024। कुल संख्या नहीं। मौसम में शीर्षक द्वारा निर्देशित द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि 1-1। हीरो कॉम्प्लेक्स जिंगा स्टीवर्ट बेन वॉटकिंस 14 नवंबर 2024। वॉशिंगटन डीसी के जासूस एलेक्स क्रॉस को ब्लैक लाइव्स मैटर कार्यकर्ता एमिर गुडस्पीड की खौफनाक हत्या की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। उनकी लाश कार में सिर मुंडाए हुए मिली, जिससे कई सवाल उठते हैं। पुलिस की शुरुआती अटकलें ड्रग्स के ओवरडोज की ओर इशारा करती हैं, जिससे पुलिस के बजट में कटौती के विरोध को बल मिलता है। लेकिन पोस्टमार्टम से एक कहीं अधिक भयावह सच्चाई सामने आती है। एमिर के खान पान की विस्तृत जांच के बाद, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से सूअर का मांस शामिल था, जबकि वह धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने थे, एलेक्स को यकीन हो जाता है कि एमिर की हत्या की गई थी। जब वह अपने निष्कर्ष मुख्य अधिकारी के सामने पेश करते हैं, जिसमें ड्रग्स के सबूत, भोजन का अजीबोगरीब चुनाव और अन्य विसंगतियों को उजागर करते हुए वह ये सिद्धांत देते हैं कि एमिर को हत्या से पहले जबरदस्ती सूअर का मांस खिलाया गया था। ये एलेक्स को एक जटिल और रहस्यमय मामले में उलझा देता है। 2 सफेद घोड़े की सवारी करो, जिंगा स्टीवर्ट अयाना वाइट 14 नवंबर 2024। एमिर गुडस्पीड की हत्या ने डीसी में तहलका मचा दिया है और इसके प्रभाव में अन्य लोग भी फंस गए हैं। जॉन एलेक्स से अपने काम को संभालने का आग्रह करता है और एमिर और टेवियो की मौत से जुड़े अनसुलझे ड्रामे पर प्रकाश डालता है। टेवियो का फोन, जो उसे गोली मारे जाने के समय अपराध स्थल पर स्पष्ट रूप से मौजूद था, गायब हो गया है। पता चलता है कि टेवियो की प्रेमिका और उसके बच्चे की मां वेनेसा ने फोन ले लिया था। वो अपने तरीके से न्याय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसे विश्वास है कि पुलिस उसे न्याय नहीं दिलाएगी। इस बीच डीसी के प्रभावशाली व्यक्ति एड रैमसे ने अपने अगले लक्ष्य शैनन विटमर नामक एक कला प्रेमी पर नजरें गड़ा दी हैं, जो एलिन वुऑर्नोस से मिलती जुलती हैं, और उसे अपनी साजिश के जाल में फंसा लिया है। अच्छी किताब क्रेग सीबल्स, रॉन मैककेंट्स और सैम अर्नस्ट 14 नवंबर 2024। एलेक्स एड रैमसे के प्राइस स्ट्रीट स्थित अपार्टमेंट की तलाशी के लिए वारंट मांगता है, लेकिन जज शुरू में अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि इससे बड़ी जांच का औचित्य साबित नहीं होता। हालांकि पुनर्विचार के बाद जज अंततः वारंट जारी कर देते हैं। इसी बीच शैनन एक तहखाने में बंधी हुई और कैमरे के सामने जागती है। उसे एड के घिनौने खेलों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसकी शुरुआत एक विचित्र फेस मास्क अनुष्ठान से होती है। दूसरी ओर एलेक्स एमिर की हत्या से जुड़े एक घर पर छापा मारता है। हालांकि संदिग्ध भागने में सफल हो जाता है, लेकिन वो एक ऐसा अनूठा और निर्णायक सबूत छोड़ जाता है जो संदिग्धों की सूची को डीसी के अभिजात वर्ग के एक विशिष्ट समूह तक सीमित कर देता है। 4 मास्क क्रेग सीबल्स, ब्लेज अली वॉटकिंस और जिम डन 14 नवंबर 2024। जैसे जैसे एलेक्स एड के करीब पहुंचता है, हत्यारा शैनन को अपने अगले घर के तहखाने की कोठरी में बांध कर रखता है। एड ने उस जगह को ध्वनिरोधक बनाने के लिए मजदूरों को भी काम पर रखा है, ताकि वो अपने खौफनाक कृत्यों के लिए तैयार हो सके। इस बीच क्रॉस परिवार को डीड्रे नोलन से जुड़े एक रहस्यमय व्यक्ति से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जांच के दौरान एलेक्स को एक चौंकाने वाला सुराग मिलता है, एक सीरियल किलर की हैंडबुक, जिसमें सिलसिलेवार हत्याओं में इस्तेमाल किए गए तरीकों का जिक्र है। हैरानी की बात यह है कि सीरियल किलर खुद भी उसी तरह से निशाना बन रहे हैं। ये किताब शैनन को खोजने में एक अहम सुराग बन जाती है, जिसे लापता घोषित कर दिया गया है। 11 मामले सुलझ चुके हैं और एक और मामला बाकी है, जिससे लगता है कि ये किताब पहेली का आखिरी टुकड़ा है। जॉन और एलेक्स
जल्दी ही इसे शैनन और डेटिंग ऐप्स के इस्तेमाल से जोड़ते हैं। उनकी जांच उन्हें ई फ्लिंग तक ले जाती है, एक ऐसा ऐप जो किसी भी लिंग के लोगों से जुड़ने की सुविधा देता है। एमिर और शैनन दोनों से जुड़े प्रोफाइल और मैच का विश्लेषण करके एलेक्स उस अहम कड़ी को खोजने की कोशिश करता है जो इस मामले को सुलझा सकती है। रैमसे में क्या होता है? स्टेसी मोहम्मद गैरी लुंडी, 14 नवंबर 2024। एलेक्स के आने से संकेत मिलता है कि मामला बढ़ने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वो और उसका साथी एड रैमसे के अतीत की छानबीन करने का फैसला करते हैं ताकि वे उसकी कमजोरियों का पता लगा सकें जिनका वे फायदा उठा सकें। सौभाग्य से एले द्वारा एड की जन्मदिन पार्टी में दिए गए निमंत्रण से एलेक्स को कानूनी प्रतिनिधित्व की बाधाओं के बिना उससे सामना करने का सही मौका मिलता है। एड के घर पर वार्षिक पार्टी के दौरान एलेक्स और एले रहस्यमय मेजबान के साथ भोजन करते हैं। रात एक भयावह मोड़ लेती है जब एलेक्स को एहसास होता है कि एड का अगला शिकार शायद पहले से ही घर में मौजूद है। इस बीच जॉन पृष्ठभूमि की जांच करता है और एड के पूर्व पड़ोसी डेक्स नोट्रेल का साक्षात्कार लेता है, जो स्वीकार करता है कि उसे हमेशा एड के बारे में कुछ गड़बड़ होने का संदेह था। रहस्य को और बढ़ाते हुए जॉन को पता चलता है कि एड के दावों के बावजूद उसकी मां अभी भी जीवित है। यह स्पष्ट हो जाता है कि एड ने अपने प्रताड़ित कलाकार के व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने अतीत के कुछ हिस्सों को गढ़ा है। अपनी मुलाकात के दौरान एलेक्स बड़ी चतुराई से एड को परेशान कर देता है, यहां तक कि उसे फैनबॉय कहकर चिढ़ाने का भी जिक्र करता है। हालांकि खाने की मेज पर एड पलटवार करता है और एलेक्स के निजी जीवन के बारे में एक बेहद विस्तृत कहानी सुनाता है, जिसमें नानी और उसके बच्चों का भी जिक्र होता है, जिससे एड के ज्ञान की गहराई देखकर एलेक्स दंग रह जाता है। एक धमाका सिसकी नहीं। स्टेसी मोहम्मद टेलीप्ले, अली सालेर्नो द्वारा। कहानी अली सालेर्नो और सोनिया पेरीमैन द्वारा। 14 नवंबर 2024। एक नए सुराग के चलते एलेक्स अपने बेटे डीमन के साथ फिलाडेल्फिया जाता है। साथ यात्रा करते हुए पिता और पुत्र मारिया की मृत्यु के साझा दुख के कारण एक दूसरे के करीब आते हैं। एलेक्स इस मामले को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, लेकिन डीमन का विद्रोही स्वभाव और अपने पिता के लिए उसकी भावनात्मक जरूरत मामले को जटिल बना देती है। हालांकि नाना मामा अपने रुख पर अडिग है, डीमन उनके साथ ही जाएगा, कोई बहस नहीं चलेगी। ये तय होने के बाद दोनों फिलाडेल्फिया के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर एलेक्स व्हाइट माइक से मिलने जाता है, खासकर मुख्य गायक माइकल ग्रिशम से। माइक एलेक्स का स्वागत करता है और एड के मृत्यु और हत्या के प्रति गहरे जुनून के बारे में बताता है, जिसने संगीत के प्रति उसके जुनून को ढक लिया था। माइक बताता है कि कैसे एड ने एक बार एक चाकू खोजा और उसे भेजा, लेकिन माइक ने उसे तुरंत लौटा दिया क्योंकि उसने उसका इस्तेमाल रॉडनी मैके नाम के एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए किया था, जिसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया था। माइक के घबराए हुए व्यवहार को देखकर एलेक्स को एहसास होता है कि वो वास्तव में हत्या के समय मौजूद था। माइकल पुलिस के पास जल्दी न जाने के लिए गहरा खेद व्यक्त करता है और अपनी इस विफलता से परेशान रहता है। एलेक्स टेप क्रैक को देती है, जो माइक को वापस डीसी ले आता है, जहां वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है। मैसी माइक को गवाह सुरक्षा केंद्र में ले जाता है। एलेक्स को मारिया द्वारा छोड़े गए वॉइस मैसेज याद आते हैं और उसका बेटा उसे सांत्वना देता है। मैसी माइक को गोली मार देता है, जिसकी कलाई पर रैमसे के डंडे का वही गोलाकार टैटू बना हुआ है। जन्मदिन मुबारक हो। निर्देशक एक्स सैम अर्न्स्ट और जिम डन। 14 नवंबर 2024। एलेक्स को अचानक एहसास होता है और वो तुरंत सीनेटर कैटलिन से मिलने जाता है। वो एड रैमसे और एड की पार्टी में क्या हुआ था इस बारे में उससे पूछताछ करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने कुछ परेशान करने वाली घटना देखी थी। कैटलिन, जो स्पष्ट रूप से सहमी हुई थी, खून से सने हाथों की भयावह छवि को याद करती है, जिससे एलेक्स के इस संदेह की पुष्टि होती है कि एड वास्तव में सीरियल किलर है। वो जोर देती है कि वो कभी भी उसके द्वारा साझा की गई बात का खुलासा न करे, और एलेक्स इस रहस्य को गुप्त रखने की कसम खाता है। इस बीच शैनन को एड के विकृत मौत के मोज़ेक का सामना करने से पहले अपना अंतिम भोजन करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे ही एड अपनी भयानक योजनाओं को अंजाम देने की तैयारी करता है,
उसके वकील विटनी द्वारा उसे रोक दिया जाता है, जो उसे सूचित करता है कि पैसा फ्रीज कर दिया गया है। हालांकि अभी के लिए वो शैनन को आने वाली स्थिति के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए यहाँ। जैसे जैसे शैनन की जिंदगी का समय नजदीक आता जा रहा है, एलेक्स का ध्यान एड रैम्सी पर केंद्रित हो जाता है, जो हर्ब बॉमिस्टर का रूप धारण किए हुए है। जैसे ही एड शैनन के कमरे में उसे जानलेवा इंजेक्शन देने के लिए घुसता है, जॉन और एलेक्स वहां पहुंच जाते हैं और जानलेवा इंजेक्शन मशीन पर गोली चला देते हैं। एड भाग जाता है और जॉन शैनन को देखता है। एड अपनी छिपी हुई कार में बैठकर अपने घर चला जाता है। एलेक्स, जॉन और क्रेग ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब एड अपने ऑफिस में खुद को सिरिंज से इंजेक्शन लगा रहा होता है। उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डेमन का रिहर्सल कार्यक्रम था और पीटर लेनॉक्स वहां पहुंच जाता है। हम एलेक्स के नजरिए से देखते हैं कि डीड्रे के जेल में रहने के दौरान पीटर लेनॉक्स ने क्या झेला था। वो बाद में मुर्दा घर में जागता है और शैनन के कमरे में जाकर अपना काम पूरा करने की कोशिश करता है। एलेक्स के आने से वो शैनन को आईवी के जरिए दवा देने से रुक जाता है। ऐसा लगता है कि मामला आखिरकार सुलझ गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि उसी रात पीटर लेनॉक्स एलेक्स के घर में घुस जाता है और एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में रेजिना को जमीन पर गिरा देता है। तुमने मुझे मदरफकर कहते ही अपना बना लिया। कार्ल सीटन, बेन वॉटकिंस और एयाना वाइट, 14 नवंबर 2024। एलेक्स को जल्द ही पता चलता है कि पीटर लेनॉक्स का परिवार मर चुका है, लेकिन उसकी एक स्ट्रीट मॉम थी जिसे वो मिस नैन्सी कहता था। जैसे जैसे एलेक्स गहराई से छानबीन करता है, उसे पता चलता है कि मिस नैन्सी ने डीड्रे को पीटर के अपराध को कबूल करने के लिए बहकाया था, ये मानते हुए कि उसका विशेषाधिकार उसे बचाएगा। अपने परिवार के और भी बड़े खतरे में होने के कारण एलेक्स उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। इसी बीच एड रैम्से ने एलेक्स को सभी 11 हत्याओं का जुर्म कबूल करने के लिए बुलाया, लेकिन एलेक्स ने रैम्से को बदनामी से बचाने के लिए शक बॉबी ट्रे पर डाल दिया। जॉन ने लाइव प्रसारण में दोषी ठहराने वाली किताब को जला दिया। बॉबी को भ्रष्ट पूर्व पुलिस वाला जो सीरियल किलर बन गया बताकर फंसा दिया और रैम्से को मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया। रैम्से पर केवल एमिर की हत्या और शैनन के अपहरण का आरोप लगाया गया। चीफ एंडरसन ने एलेक्स को बताया कि वो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं। मलिका ने अपना अहंकार त्याग दिया, एमिर का सामान इकट्ठा किया और मामले को सुलझाने के लिए जॉन और एलेक्स को धन्यवाद दिया। डेमन के पियानो वादन के बाद एलेक्स मारिया की कब्र पर गया और अपने अतीत का सामना करने के लिए थेरेपी शुरू की। बॉबी ट्रे, जिसे अब अमेरिका का सबसे वांछित अपराधी और फैनबॉय किलर कहा जाता है, को एक समझौता पेश किया जाता है। एलेक्स के बेटे अली पर केंद्रित 2 लघु उपन्यास और 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। क्रॉस चरित्र को 3 फीचर फिल्मों में भी दिखाया गया है। 2 मध्यम रूप से सफल फिल्में, मॉर्गन फ्रीमैन ने एलेक्स क्रॉस की भूमिका निभाई, किस द गर्ल्स 1997 और अलोंग केम अ स्पाइडर 2001, और एक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्म, टाइलर पेरी ने क्रॉस की भूमिका निभाई, एलेक्स क्रॉस 2012। विकास एल्डिस हॉज श्रृंखला के मुख्य पात्र की भूमिका निभाते हैं। 22 जनवरी 2020 को यह घोषणा की गई कि अमेज़न स्टूडियो, पैरामाउंट टेलीविजन स्टूडियो और स्काई डांस टेलीविजन जेम्स पैटरसन के एलेक्स क्रॉस उपन्यासों पर आधारित एक टेलीविजन श्रृंखला विकसित करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। 27 अक्टूबर 2022 को प्राइम वीडियो द्वारा इसे श्रृंखला का दर्जा दिया गया, जिसमें एल्डिस हॉज मुख्य भूमिका में थे और निर्माता भी थे, और बेन वॉटकिंस शो रनर और लेखक थे। इस श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता पैटरसन, वॉटकिंस, सैम अर्नस्ट, जिम डन, क्रेग सीबेल्स, बिल रॉबिन्सन, पैट्रिक सांता, डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग और मैट थनेल हैं। 30 अप्रैल 2024 को यह घोषणा की गई कि श्रृंखला के प्रीमियर से पहले इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है। कास्टिंग पहले सीजन का प्रचार पोस्टर। 29 नवंबर 2022 को यह घोषणा की गई कि रयान एगोल्ड और इजाया मुस्तफ़ा कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 8 दिसंबर 2022 को यह घोषणा की गई कि करेन लेब्लॉन्क, मेलोडी हर्ड, जुआनिटा जेनिंग्स, कालेब एलिजा,
जेनिफर विगमोर और सामंथा वॉक्स को कलाकारों में शामिल किया गया है। जनवरी 2023 में हुए पुनर्निर्धारण में लेब्लॉन्ग की जगह शेरॉन टेलर को लिया गया। दूसरे सीजन के नवीनीकरण की घोषणा के बाद जीनिन मेसन को नए सीजन के कलाकारों में शामिल किया गया। वेस चैथम और मैथ्यू लिलार्ड को भी दूसरे सीजन के कलाकारों में शामिल किया गया है। 4 दिसंबर 2025 को मिशेल सी बोनीला दूसरे सीजन में एक आवर्ती भूमिका में कलाकारों में शामिल हुई। फिल्मांकन दोनों सीजन की शूटिंग ओंटारियो कनाडा में हुई, जिसमें हैमिल्टन ओंटारियो को श्रृंखला के दोनों सीजन में प्रमुखता से दिखाया गया है। रिलीज क्रॉस का पहला टीजर ट्रेलर 14 मई 2024 को जारी किया गया था, जिसके बाद सितंबर में एक पूरा ट्रेलर और सीरीज का अनावरण किया गया। क्रॉस का प्रीमियर 14 नवंबर 2024 को हुआ। पहले सीजन के सभी 8 एपिसोड Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किए गए थे। दूसरे सीजन का प्रीमियर 11 फरवरी 2026 को 3 नए एपिसोड के साथ हुआ और उसके बाद 18 मार्च 2026 को सीजन के समापन तक साप्ताहिक आधार पर एक नया एपिसोड जारी किया गया। स्वागत समारोह महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। क्रॉस की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। सीजन रॉटन टोमेटोज मेटाक्रिटिक 1 77%, 42 समीक्षाएं, 62, 21 समीक्षाएं, 2 90%, 20 समीक्षाएं, 64, 5 समीक्षाएं। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर पहले सीजन को 42 समीक्षक समीक्षाओं के आधार पर 76% अनुमोदन रेटिंग मिली है। वेबसाइट के समीक्षकों की आम राय है, क्रॉस का पक्ष अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रभावशाली एल्डिस हॉज ने जेम्स पैटरसन की साहित्यिक रचना का अब तक का सबसे आकर्षक अवतार प्रस्तुत किया है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 21 समीक्षकों के आधार पर 100 में से 62 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। रेडियो टाइम्स के जेम्स हिब्स ने क्रॉस को 5 में से 2 सितारे दिए। इसे तेज रफ्तार मनोरंजक पुलिस ड्रामा बताया, लेकिन इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये घिसी पिटी बातों से भरा है। उन्होंने एल्डिस हॉज के आकर्षक अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन ये भी कहा कि श्रृंखला में कहानी की गति का अभाव इसे एपिसोडिक रूप से देखने के बजाय बिंज वॉचिंग के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। यूएसए टुडे की कैली लॉलर ने सीजन को 4 में से 2 सितारे दिए, इसकी गति और कथानक की आलोचना करते हुए। लॉलर ने टिप्पणी की, हालांकि हॉज को शानदार ढंग से कास्ट किया गया है और टीम स्पष्ट रूप से एक रोमांचक अपराध कहानी पेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन गति, कथानक और बड़े खुलासे थोड़े बेमेल लगते हैं। इससे आपको ये आभास होता है कि आपने जो देखा है वो एलेक्स क्रॉस का कवर बैंड है, असली चीज नहीं। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डैनियल फियनबर्ग ने एल्डिस हॉज के हास्य और श्रृंखला के पहले सीजन के संतोषजनक अंत की प्रशंसा करते हुए कहा कि अपनी खामियों के बावजूद क्रॉस ने हॉज को एक बेहद योग्य और करियर को परिभाषित करने वाली भूमिका प्रदान की है। उन्होंने शो को अमेज़न द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया बताया, हालांकि हमेशा पूरी तरह से नहीं। दूसरे सीजन को रॉटन टोमेटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 90% अनुमोदन रेटिंग मिली है। मेटाक्रिटिक पर 5 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारित औसत स्कोर 100 में से 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। पुरस्कार और नामांकन वर्ष। पुरस्कार श्रेणी नामांकित व्यक्ति परिणाम संदर्भ 2025 56वां NAACP इमेज अवार्ड्स। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज क्रॉस जीता। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लेखन बेन वॉटकिंस जीता। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता एल्डिस हॉज। नामांकित किसी युवा कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन, श्रृंखला, विशेष कार्यक्रम, टेलीविजन फिल्म या सीमित श्रृंखला। कालेब एलिजा। नामांकित मेलोडी हर्ड। नामांकित ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता इजाया मुस्तफा। नामांकित उत्कृष्ट स्टंट समूह, टेलीविजन या फिल्म एंजेलिका लिस्कहैन। नामांकित कैनेडियन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स पुरस्कार। टीवी ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी जेरेमी बेनिंग। नामांकित लियो पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ सहायक प्रदर्शन
नाटकीय श्रृंखला। शेरॉन टेलर, नामांकित। कैनेडियन सिनेमा एडिटर्स अवार्ड्स, टीवी ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ संपादन, जॉर्ज वीज, नामांकित। टेलीविजन के लिए ब्लैक रील पुरस्कार। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक भूमिका, इजाया मुस्तफा, नामांकित। उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज, बेन वॉटकिंस, शो रनर, नामांकित। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य भूमिका, एल्डिस हॉज, नामांकित। एक ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि प्रदर्शन, करेन रॉबिन्सन, नामांकित। उत्कृष्ट स्कोर, एड्रियन यंग, अली शहीद मोहम्मद, नामांकित। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट निर्देशन, निर्देशक एक्स, हैप्पी बर्थडे एपिसोड के लिए नामांकित। ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट निर्देशन, जिंगा स्टीवर्ट, हीरो कॉम्प्लेक्स नामक एपिसोड के लिए नामांकित। गोल्डन ट्रेलर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हॉरर स्लैश थ्रिलर टीवी स्लैश स्ट्रीमिंग सीरीज, क्रॉस, नामांकित। नैमिक विजन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाटक, एल्डिस हॉज, नामांकित। सर्वश्रेष्ठ नाटक, क्रॉस, नामांकित। गौतम टीवी पुरस्कार, ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य भूमिका, एल्डिस हॉज। जेम्स ब्रेंडन पैटरसन एक अमेरिकी लेखक है। उनकी रचनाओं में एलेक्स क्रॉस, माइकल बैनेट, वुमेन्स मर्डर क्लब, मैक्सिमम राइड, डैनियल एक्स, एनवाईपीडी रेड, विच एंड विजार्ड, प्राइवेट और मिडिल स्कूल श्रृंखलाएं, साथ ही कई स्वतंत्र थ्रिलर, गैर काल्पनिक और प्रेम उपन्यास शामिल है। पैटरसन की पुस्तकों की 425 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और वे 10 लाख ई पुस्तकें बेचने वाले पहले व्यक्ति थे। 2016 में पैटरसन ने लगातार तीसरे वर्ष फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले लेखकों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिनकी आय $95 मिलियन थी। एक दशक में उनकी कुल आय $700 मिलियन होने का अनुमान है। नवंबर 2015 में पैटरसन को नेशनल बुक फाउंडेशन से लिटेरियन अवार्ड मिला। उन्होंने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, शिक्षक महाविद्यालयों, स्वतंत्र किताबों की दुकानों, स्कूल पुस्तकालयों और कॉलेज के छात्रों को अनुदान और छात्रवृत्ति के रूप में लाखों डॉलर दान किए हैं। प्रारंभिक जीवन। जेम्स पैटरसन का जन्म 22 मार्च 1947 को न्यूबर्ग, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनकी मां इजाबेल नी मॉरिस एक गृहिणी और शिक्षिका थी और उनके पिता चार्ल्स पैटरसन एक बीमा दलाल थे। परिवार श्रमिक वर्ग का था और आयरिश मूल का था। पैटरसन ने मैनहट्टन विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए की उपाधि, सुम्मा कम लाउड से और वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। करियर। पैटरसन वेंडरबिल्ट में पीएचडी के छात्र थे जब उन्होंने जे वॉल्टर थॉमसन में विज्ञापन कार्यकारी के रूप में नौकरी की। 1996 में विज्ञापन से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपना समय लेखन को समर्पित कर दिया। पैटरसन ने बाद में कहा कि उन पर सबसे बड़ा प्रभाव शायद इवान एस कॉनेल के 1959 के पहले उपन्यास मिसेस ब्रिज का था। एडगर पुरस्कार, बीसीए मिस्ट्री गिल्ड का थ्रिलर ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल थ्रिलर ऑफ द ईयर पुरस्कार और चिल्ड्रंस चॉइस बुक अवार्ड फॉर ऑथर ऑफ द ईयर शामिल है। वे पहले लेखक हैं जिनकी नई पुस्तकें एक साथ द न्यूयॉर्क टाइम्स की वयस्क और बच्चों की बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर रहीं और जिनकी 2 पुस्तकें एक ही समय में नॉवल ट्रैकर की शीर्ष 10 सूची में शामिल हुईं। 2019 में पैटरसन को राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया। वे फॉक्स टीवी शो द सिम्पसंस, योकल चॉर्ड्स और कैसल के विभिन्न एपिसोड में स्वयं के रूप में दिखाई दिए। पैटरसन कई सहलेखकों के साथ काम करते हैं, जैसे कि जेडी बार्कर, कैंडिस फॉक्स, मैक्सिन पेट्रो, एंड्रयू ग्रॉस, मार्क सुलिवन, अश्विन सांगी, माइकल लेडविज और पीटर डी जोंगे। मई 2017 में ये घोषणा की गई कि पैटरसन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ एक अपराध कथा पुस्तक का सहलेखन भी करेंगे। पैटरसन ने कहा कि उपन्यास द प्रेसिडेंट इज मिसिंग में विवरण का वो स्तर होगा जो केवल एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ही दे सकते हैं। पैटरसन ने अक्सर कहा है कि दूसरों के साथ सहयोग करने से उनकी कहानियों में नए और दिलचस्प विचार आते हैं। अपनी प्रक्रिया के बारे में
पैटरसन ने कहा है कि वे वाक्य दर वाक्य गढ़ने की तुलना में कथानक की कल्पना करने में अधिक कुशल हैं। सितंबर 2009 में पैटरसन ने 2012 के अंत तक वयस्कों के लिए 11 किताबें और युवा वयस्कों के लिए 6 किताबें लिखने या सहलेखन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फोर्ब्स ने बताया कि यह सौदा कम से कम $150 मिलियन का था, लेकिन पैटरसन के अनुसार यह अनुमान गलत था। पैटरसन ने 2005 में जेम्स पैटरसन पेज टर्नर पुरस्कारों की स्थापना की, जिसके तहत उस वर्ष $100,000 से अधिक की राशि उन लोगों, कंपनियों, स्कूलों और अन्य संस्थानों को दान की गई जो पुस्तकों और पढ़ने के प्रति उत्साह फैलाने के लिए मौलिक और प्रभावी तरीके खोजते हैं। पैटरसन की नई पहल readkiddoread.com पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2008 में पेज टर्नर पुरस्कारों को रोक दिया गया था। ये पहल माता-पिता, शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को उनके बच्चों के लिए पुस्तकें खोजने में सहायता करती है। रीड किडो रीड की सोशल नेटवर्किंग साइट निंग द्वारा होस्ट की जाती है। ये वेबसाइट उन तरीकों से प्रेरित है जिनका उपयोग पैटरसन ने अपने बेटे जैक के साथ किया था, जो पढ़ने में अनिच्छुक था। पैटरसन ने एपलाचियन स्टेट यूनिवर्सिटी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों में जेम्स पैटरसन शिक्षक शिक्षा छात्रवृत्ति भी स्थापित की है। पैटरसन ने कॉलेज बुक बक्स छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी चलाया। 2022 में उनकी जेपी एंटरटेनमेंट कंपनी ने एंटरटेनमेंट वन के साथ फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। जून 2022 में पैटरसन ने फेसबुक पर नस्लवाद के आरोपों के लिए माफी मांगी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि उम्रदराज श्वेत पुरुषों को फिल्म, थिएटर, टेलीविजन और प्रकाशन के क्षेत्र में काम मिलना मुश्किल होता है और यह समस्या नस्लवाद का ही एक और रूप है। पैटरसन के प्रकाशन गृह हैचेट में 65% कर्मचारी श्वेत हैं और वरिष्ठ पदों में से 78% श्वेत लोगों द्वारा भरे गए हैं। प्रकाशन क्षेत्र में श्वेत पुरुषों की अधिक संख्या की पुष्टि करने वाले आंकड़ों के प्रकाशन के बाद पैटरसन ने कहा, मैं ये कहने के लिए माफी मांगता हूं कि श्वेत पुरुष लेखकों को काम मिलने में कठिनाई नस्लवाद का एक रूप है। मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि श्वेत लेखकों के खिलाफ नस्लवाद का अभ्यास किया जाता है। कृपया जान लें कि मैं साहित्य में, हॉलीवुड में, हर जगह विविध आवाजों को सुने जाने का पुरजोर समर्थन करता हूं। मार्च 2023 में पैटरसन ने स्काई डांस टेलीविजन के साथ एक विशेष फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। रिसेप्शन पैटरसन की कई पुस्तकों के सहलेखन के लिए आलोचना की गई है और एक ऐसे ब्रांड के रूप में जो अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करने वाले कलाकार की बजाय पैसा कमाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यूएसए वीकेंड के लिए एक साक्षात्कार में स्टीफन किंग ने कहा कि पैटरसन एक भयानक लेखक हैं, लेकिन वे बहुत सफल हैं। स्टीफन कोलबर्ट के लेट शो में जब किंग से पूछा गया कि उन्हें एक किताब लिखने में कितने घंटे लगते हैं, तो उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पैटरसन को 2 किताबों के लिए केवल 12 घंटे की आवश्यकता होती है और कहा कि उनके और पैटरसन के बीच एक तरह का आपसी सम्मान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक साक्षात्कार में पैटरसन ने किंग के बारे में कहा, उन्होंने वर्षों से मुझ पर निशाना साधा है। ये ठीक है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण उनके साथ विपरीत व्यवहार करना है, उनकी प्रशंसा करना। कानूनी थ्रिलर लेखिका लीसा स्कॉटोलिन ने पैटरसन की किल एलेक्स क्रॉस की समीक्षा में कहा, वे कहते थे कि 50 मिलियन एल्विस प्रेस्ली प्रशंसक गलत नहीं हो सकते, और जेम्स पैटरसन ने 50 मिलियन प्रशंसकों को एक अच्छी शुरुआत साबित कर दिया है। उन्होंने 230 मिलियन से अधिक किताबें बेची हैं और उनके प्रशंसक भी गलत नहीं हैं। 2013 में पैटरसन ने पब्लिशर्स वीकली और द न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू में हमारी किताबें कौन बचाएगा, हमारी किताबों की दुकानें, हमारे पुस्तकालय शीर्षक से विज्ञापन प्रकाशित करवाए, जिनमें यह संदेश था, अगर किताबों की दुकानें नहीं होंगी, पुस्तकालय नहीं होंगे और उत्साही, समर्पित, आदर्शवादी संपादकों वाले गंभीर प्रकाशक नहीं होंगे, तो हमारे साहित्य का क्या होगा? नए लेखकों को कौन खोजेगा और उनका मार्गदर्शन करेगा? हमारी महत्वपूर्ण किताबें कौन प्रकाशित करेगा? अगर ऐसी किताबें ही न रहें तो क्या होगा? पैटरसन ने इन विज्ञापनों को थोड़ा सा हलचल मचाने का प्रयास बताया।
डिजिटल बुक वर्ल्ड ने इन विज्ञापनों को वास्तव में ताज़ा और साहसी कहा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की अध्यक्ष मॉरीन सुलिवन ने टैम्पा बे टाइम्स को बताया कि वह पैटरसन को धन्यवाद पत्र लिख रही हैं। 2017 में डिजिटल मानविकी के विद्वानों साइमन फुलर और जेम्स ओ सुलिवन ने शोध प्रकाशित किया, जिसमें दिखाया गया कि पैटरसन अन्य लेखकों के साथ सहयोग करते समय वास्तव में बहुत कम लेखन करते हैं। ओ सुलिवन लिखते हैं, पैटरसन का सारा ध्यान कहानी पर है। लेखक अपने व्यापक रूप से स्वीकृत अर्थ में लेखन प्रक्रिया में उनकी भूमिका के लिए हमेशा सबसे उपयुक्त शब्द नहीं है। ओ सुलिवन ने बाद में पैटरसन और बिल क्लिंटन के बीच एक सहयोगात्मक रचना द प्रेसिडेंट इज मिसिंग पर भी यही विश्लेषण किया। यहां ओ सुलिवन ने निष्कर्ष निकाला कि उपन्यास के अंत को छोड़कर अधिकांश लेखन पैटरसन ने ही किया था। पुस्तक प्रतिबंध। मार्च 2003 में पैटरसन की मैक्सिमम राइड श्रृंखला को फ्लोरिडा के मार्टिन काउंटी स्कूल जिले के 2 प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालयों से प्रतिबंधित कर दिया गया और उनके मध्य विद्यालय पुस्तकालयों में रख दिया गया। पैटरसन ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे लगभग बेतुका निर्णय बताया। उन्होंने पाठकों को स्कूल पुस्तकालय सामग्री पर सामुदायिक इनपुट प्राप्त करने के लिए पारित कानून के जवाब में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस को एक विनम्र नोट भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। निजी जीवन। पैटरसन और उनकी पत्नी सुसान पाम बीच, फ्लोरिडा में रहते हैं। उनका एक बेटा है जिसका जन्म 8 फरवरी 1998 को हुआ था। 2015 में पैटरसन ने युवा पाठकों के हाथों में किताबें पहुंचाने के लिए स्कोलास्टिक बुक क्लबों के साथ जेम्स पैटरसन प्रतिज्ञा की स्थापना की। एलेक्स क्रॉस जेम्स पैटरसन द्वारा लिखित एक अपराध, रहस्य और रोमांचक उपन्यास श्रृंखला है। मुख्य पात्र एलेक्स क्रॉस मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग में एक अफ्रीकी अमेरिकी जासूस और एक पिता है जो अपने परिवार और वॉशिंगटन डीसी पर मंडरा रहे खतरों का सामना करता है। सहायक पात्रों में क्रॉस के बच्चे डीमन, जेनल और अली, लिटिल एलेक्स, साथ ही उसकी दादी नाना मामा शामिल है। श्रृंखला का वर्णन आमतौर पर एलेक्स क्रॉस द्वारा प्रथम पुरुष में किया जाता है, जिसमें कभी-कभी खलनायकों के तृतीय पुरुष दृष्टिकोण का भी प्रयोग होता है। इस श्रृंखला की शुरुआत 1993 में हुई थी और ये अभी भी जारी है। इस श्रृंखला की कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो बेस्ट सेलर का दर्जा हासिल कर चुकी हैं और जिन्हें अच्छी समीक्षाएं मिली हैं, जिनमें डबल क्रॉस, क्रॉस फायर, आई, एलेक्स क्रॉस और एलेक्स क्रॉस रन शामिल है। ये श्रृंखला विश्व स्तर पर प्रकाशित होती है और वर्तमान में अमेरिका में लिटिल ब्राउन के पास इसके पेपरबैक, हार्ड कवर और ऑडियो बुक संस्करणों के प्रकाशन अधिकार हैं। श्रृंखला की पहली पुस्तक अलोंग केम अ स्पाइडर 1993 में प्रकाशित हुई थी और इसे काफी सराहना मिली थी, जिसके बाद 20 से अधिक उपन्यासों की एक श्रृंखला प्रकाशित हुई। इस श्रृंखला पर 3 फिल्में भी बन चुकी हैं। किस द गर्ल्स 1997, अलोंग केम अ स्पाइडर 2001 और एलेक्स क्रॉस 2012। कथानक का संक्षिप्त विवरण। एलेक्स क्रॉस एक विधुर, जासूस और पिता हैं जो उन अपराधियों से लड़ते हैं जो क्रॉस और अन्य लोगों को मारना चाहते हैं। ये मुख्य रूप से क्रॉस द्वारा अपने परिवार के साथ संबंध बनाए रखने के प्रयास के साथ साथ कठिन मामलों को सुलझाने पर केंद्रित है। पिछली किताबों में खलनायकों में से एक गैरी सोनेजी है जो उसे जेल में डालने के लिए क्रॉस को मारना चाहता है। क्रॉस कभी-कभी कुछ किताबों जैसे अलोंग केम अ स्पाइडर, जैक एंड जिल, आई, एलेक्स क्रॉस और किल एलेक्स क्रॉस में राष्ट्रपति और सीक्रेट सर्विस के साथ या उनके खिलाफ काम करता है। पिछले उपन्यासों में एक निरंतर विषय उनकी पहली पत्नी मारिया की अनसुलझी हत्या है। पात्र एलेक्स क्रॉस इस श्रृंखला का मुख्य पात्र है। अलेक्जेंडर आइजाया क्रॉस के रूप में जन्मे एलेक्स ने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में पीएचडी की है और वॉशिंगटन डीसी पुलिस विभाग और संघीय जांच ब्यूरो बीबीआई दोनों के लिए काम कर चुके हैं। उनकी मां की कैंसर से मृत्यु हो गई थी और उन्हें लगा था कि उनके पिता भी मर चुके हैं। उनकी पत्नी की हत्या एक हत्यारे ने कर दी थी, जिससे क्रॉस 2 बच्चों और अपनी दादी नाना मामा के साथ विधवा हो गए। शुरुआती किताबों में वो अकेले रहते हैं जब तक कि उनकी मुलाकात क्रिस्टीन से नहीं होती और उन्हें उससे प्यार हो जाता है।
क्रिस्टीन से उनका तीसरा बच्चा होता है, एक लड़का जिसका नाम एलेक्स जूनियर या अली है। किताबों के दौरान वॉशिंगटन डीसी में जहां क्रॉस रहते हैं, एक अपराधी / खतरा उनका पीछा करता है, जिसके कारण क्रिस्टीन डर के मारे उन्हें छोड़कर चली जाती है। वो एक जासूस हैं जो अपने परिवार के जितना हो सके करीब रहने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टीन के जाने के बाद एलेक्स ने फिर से डेटिंग शुरू की, लेकिन उपन्यासों के दौरान कुछ महिलाएं या तो मर चुकी हैं या उन्हें छोड़कर चली गई हैं। उपन्यास क्रॉस में एलेक्स को पता चलता है कि जिमी हैट्स गलाटी नामक एक हत्यारे ने उसकी पत्नी की हत्या की थी, जिसे उसके सबसे अच्छे दोस्त जॉन सैमसन ने मार डाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलेक्स बदला लेने के रास्ते पर चले। अपनी पत्नी की हत्या का रहस्य सुलझाने के बाद एलेक्स को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उसे पहली बार शांति मिलती है। नवीनतम पुस्तकों में वो ब्री स्टोन के साथ संबंध शुरू करता है, जिससे वो अंततः शादी करता है। रोजेज आर रेड से लेकर क्रॉस फायर तक मास्टरमाइंड काइल क्रेग उसका मुख्य शत्रु रहा है। हालांकि ये ठीक से पता नहीं है कि क्रेग एलेक्स को क्यों मारना चाहता है। क्रॉस फायर में क्रेग की मृत्यु हो जाती है। क्रॉस गोद ली हुई लड़की एवा, जिसे नाना मामा किल एलेक्स क्रॉस में ढूंढती है, को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति देता है। क्रॉस फायर में एलेक्स ब्री से शादी करता है और अंततः उसके साथ शांति पाता है। पूरी श्रृंखला में उसके 3 प्रमुख प्रेम संबंध रहे हैं: मारिया क्रॉस, उसकी दिवंगत पत्नी; क्रिस्टीन जॉनसन, उसकी पूर्व प्रेमिका जिससे उसकी सगाई हुई थी; और ब्री, उसकी वर्तमान पत्नी। सैमसन से उसकी दोस्ती 10 साल की उम्र से है, यानी जब से वह वॉशिंगटन डीसी आया है तब से वे दोस्त हैं। एलेक्स क्रॉस रन में एलेक्स कई मामलों का सामना करता है और उसका जीवन बेहद जटिल हो जाता है। जब एवा की हत्या हो जाती है तो वह उसके हत्यारे को ढूंढ निकालता है और ब्री के साथ मिलकर उसकी मौत का बदला लेता है। हालांकि उसे अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपनी नई पत्नी ब्री के साथ समस्याएं, एवा की मौत के बाद वह क्या करेगा, और क्या वह जासूस के रूप में काम करना जारी रखेगा? क्या वह ब्री के साथ बच्चे पैदा कर सकता है? और क्या वह कभी अपने जीवन की इस लगातार समस्या से छुटकारा पा सकेगा? हर समय खुद को और अपने परिवार को खतरे में डालना। अंत में उसकी मनोचिकित्सक कहती है कि वो जब तक आवश्यक होगा तब तक उसकी इस समस्या से निपटने में उसकी मदद करेगी। जॉन सैमसन क्रॉस का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त और उसका साथी भी है। क्रॉस की कहानियों में सैमसन को जिमी हैट्स गलाटी का हत्यारा बताया गया है, जो एलेक्स की दिवंगत पत्नी का हत्यारा था। जॉन बताता है कि वो जिमी को एलेक्स की पत्नी की हत्या के जुर्म से बरी होते नहीं देखना चाहता था और ना ही एलेक्स को बदले की राह पर जाते देखना चाहता था, इसलिए उसने एलेक्स की पत्नी का बदला लेने का फैसला किया। एक अन्य पुस्तक डबल क्रॉस में क्रॉस की नई प्रेमिका ब्राइना स्टोन के साथ मामला सुलझाने की कोशिश करते समय उसे बंधक बना लिया जाता है। शुरुआती कुछ पुस्तकों में उसे नीना चाइल्ड से प्यार करते हुए दिखाया गया है, जिसकी मृत्यु पॉप गोज द विजल में हो जाती है, जिसके बाद वो हत्यारे को ढूंढकर उसे पकड़ने की कसम खाता है। अलोंग केम अ स्पाइडर में कुछ पृष्ठभूमि की जानकारी दी गई है, जिनमें से एक ये है कि जब एलेक्स अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वॉशिंगटन डीसी में रहने आया और अपनी दादी नाना मामा के साथ रहने लगा, तो वो तुरंत एलेक्स का दोस्त बन गया। वे किशोर अवस्था में किराने की दुकानों को लूटने के लिए जाने जाते थे। 4 ब्लाइंड माइस में सैमसन नेबली नाम की एक महिला से शादी कर ली, जिससे उसे प्यार हो गया था। हालांकि वो पिता बनने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसके माता पिता बहुत बुरे थे। कहा जाता है कि बिली ही वो पहली और इकलौती लड़की थी जिसके साथ उसने प्रेम संबंध बनाए थे। एलेक्स क्रॉस रन में सैमसन एलेक्स को बताता है कि एवा की हत्या कर दी गई है और बाद में ब्री और एलेक्स को एवा की मौत का बदला लेने में मदद करता है। ब्रियाना स्टोन / क्रॉस, जो क्रॉस की प्रेमिका / अब पत्नी है और एक जासूस भी थी, वो पहली बार डबल क्रॉस में दिखाई दी, जहां किताब की शुरुआत में ही उनका एलेक्स के साथ रिश्ता था। ब्री का जीवन एलेक्स के जीवन जैसा ही है। उनका कोई परिवार, दोस्त या बच्चे नहीं है। वो एलेक्स के साथ काम करती हैं, इसलिए उनका अपना कोई पेशा नहीं है। ब्री को ब्यूरो की एक सख्त जासूस के रूप में वर्णित किया गया है और उन्हें डीसी एके के एक मामले पर लगाया जाता है,
जहां वो एलेक्स और सैमसन के साथ काम करती हैं। उपन्यास की शुरुआत और अंत के करीब वो एलेक्स के लिए अपने प्यार का इजहार करती हैं। क्रॉस कंट्री में ब्री और एलेक्स का रिश्ता और भी मजबूत होता जाता है। वो द टाइगर की जांच में एलेक्स की मदद करती हैं, खासकर तब जब उनके परिवार को भी हत्यारे द्वारा अगवा कर लिया जाता है। आई एलेक्स क्रॉस में ब्री को क्रॉस के घर में एलेक्स के साथ रहते हुए दिखाया गया है। नानी मामा के लगभग मर जाने के बाद वो उनकी देखभाल करने के लिए क्रॉस के घर में ही रहती हैं। किताब के अंत में एलेक्स उन्हें शादी का प्रस्ताव देता है और वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। क्रॉस फायर में ब्री और एलेक्स दोनों अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही काइल क्रेग से भी निपट रहे हैं। काइल क्रेग मास्टरमाइंड का आखिरी बार सामना करने के बाद उनकी शादी हो जाती है। उपन्यास के अंत में काइल मारा जाता है और ब्री और एलेक्स आखिरकार एक साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे होते हैं। किल एलेक्स क्रॉस में वो एक बेघर लड़की को क्रॉस के घर से चोरी करने की कोशिश करते हुए देखती है और बाद में नानी की इच्छा के कारण उसे गोद लेने के लिए सहमत हो जाती है। मैरी क्रिसमस एलेक्स क्रॉस में वो परेशान और नाराज दिखती है क्योंकि एलेक्स को क्रिसमस पर अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। हालांकि उपन्यास के अंत में एलेक्स और वो सैमसन और बिली के साथ डबल डेट पर एक साथ डांस करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। एलेक्स क्रॉस रन में वो व्याकुल है और बदला लेना चाहती है जब उसकी और नानी द्वारा गोद ली गई बच्ची आवा को जिंदा जला दिया जाता है। वो और सैमसन एलेक्स को आवा के हत्यारे को पकड़ने और उसे मारने में मदद करते हैं। उपन्यास के अंत में वो और एलेक्स आवा की मृत्यु से उबरने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका एक दूसरे के लिए प्यार मजबूत बना रहता है। नाना मामा क्रॉस परिवार की मुखिया हैं। वो क्रॉस की दादी हैं, जिन्होंने 10 साल की उम्र में उनके माता पिता के निधन के बाद उन्हें अपने पास रखा था। फिलहाल उनकी उम्र 90 के आसपास है। आई एलेक्स क्रॉस में वो लगभग मौत के मुंह से वापस आई थी और किल एलेक्स क्रॉस में उन्होंने आवा नाम की एक बच्ची को गोद लिया था। उन्हें एक बहुत ही बुजुर्ग महिला के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी मजबूत हैं। एलेक्स उन्हें जिद्दी भी कहता है। वो अक्सर एलेक्स से कई बातों पर बहस करती हैं, इसलिए एलेक्स उन्हें बुजुर्ग महिला और जिद्दी कहकर चढ़ाता है। वो एलेक्स की नई पत्नी ब्री स्टोन को पसंद करती हैं और उन्हें अपनी बेटी मानती हैं। नाना की शादी एलेक्स के दादा से हुई थी, जिनसे वो बहुत प्यार करती थीं। उनके निधन के बाद नाना ने फिर कभी शादी नहीं की और ना ही किसी के साथ डेटिंग की, जैसा कि 4 ब्लाइंड माइस में बताया गया है। वो एलेक्स के खिलाफ हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए भी जानी जाती हैं। डेमन, जेनेल और अली एलेक्स के बच्चे हैं। डेमन और जेनेल मारिया क्रॉस के पहले बच्चे थे। डेमन सबसे बड़ा है, जबकि अली एलेक्स जूनियर की मां क्रिस्टीन जॉनसन है। एलेक्स और क्रिस्टीन की सगाई हो चुकी थी। दरअसल मारिया की मृत्यु के बाद क्रिस्टीन ही एलेक्स का पहला सच्चा प्यार थी। एलेक्स क्रिस्टीन को जैक एंड जिल के समय से जानते थे, लेकिन कैट एंड माउस में उनका रिश्ता शुरू हुआ। पॉप गोज द वीजल में जेफरी शेफर की गोद में रहते हुए वो अली को जन्म देती हैं। रोजेज आर रेड में वो अली को एलेक्स के पास छोड़ देती हैं। डबल क्रॉस में डेमन मैसाचुसेट्स के एक प्रीप स्कूल कुशिंग एकेडमी में पढ़ने चला जाता है और क्रॉस कंट्री तक वापस नहीं आता। हालांकि मैरी क्रिसमस एलेक्स क्रॉस में अली का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो क्रिसमस अपनी असली मां क्रिस्टीन के साथ मना रहा है, जिनका किताब में संक्षेप में उल्लेख किया गया है। एवा, जिसे नाना मामा किल एलेक्स क्रॉस में पाती है, का पहली बार जिक्र किल एलेक्स क्रॉस में होता है, जहां वो चोरी करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्री और नाना मामा उसे पकड़ लेती हैं। क्रॉस परिवार ने एवा को कानूनी तौर पर गोद नहीं लिया था, लेकिन वो कुछ समय उनके साथ रही। वो डीमन और जेनी के साथ श्रृंखला के 19वें उपन्यास मेरी क्रिसमस में लौटती है। एलेक्स क्रॉस रन की घटनाओं के दौरान ड्रग्स लेने के कारण एवा को फिर से अनाथालय भेज दिया जाता है। उपन्यास के अंत में एलेक्स के एक नए दुश्मन द्वारा उसे जिंदा जला दिया जाता है। एलेक्स की दिवंगत पत्नी मारिया अली के जन्म से पहले उसके तीसरे बच्चे की गर्भवती थी। अली की मृत्यु मारिया की हत्या के साथ ही हो गई थी। क्रिस्टीन जॉनसन, जिनके पास शिक्षा में पीएचडी है और जो एक ऐसे स्कूल की प्रिंसिपल हैं जहां उनके कुछ बच्चों की हत्या कर दी जाती है।
मारिया के बाद एलेक्स की पहली सच्ची प्रेमिका हैं। एलेक्स ने उन्हें 3 बार शादी का प्रस्ताव दिया और आखिरकार उन्होंने हाँ कह दी। वो एलेक्स के साथ कुछ होने से डरती थीं क्योंकि वो खतरनाक लोगों के साथ काम करता था। वो सॉन्जी के बारे में जानती थीं और उन्हीं खतरनाक लोगों में से एक ने उनके पति की हत्या कर दी थी। उनकी सगाई हो गई थी, लेकिन शादी नहीं हुई। वो पहली बार जैक एंड जिल में दिखाई देती हैं, जहां उनके पति की हत्या कर दी जाती है और उनकी मुलाकात एलेक्स से होती है। कैट एंड माउस में वो एलेक्स के साथ डेटिंग शुरू करती हैं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। पॉप गोज द वीजल में जब परिवार जमैका में छुट्टियां मना रहा होता है तो उनका अपहरण कर लिया जाता है और वो 1 साल से अधिक समय तक कैद में रहती हैं। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वो एलेक्स के बच्चे की गर्भवती हैं। एलेक्स उन्हें और उनके नवजात बेटे अली को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। रोजेज आर रेड में वो पिछले उपन्यासों की घटनाओं के कारण डर जाती है और बच्चा, जिसका नाम वो एलेक्स के नाम पर रखती है, उनके साथ रहता है। वो एलेक्स से दूरी बनाने लगती हैं, उसके काम से डरती हैं और मानती हैं कि अपहरण के बाद उनका जीवन बर्बाद हो गया है। अपने पहले बच्चे को अकेले जन्म देने के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा। परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और अपने मंगेतर से दूर वो बिल्कुल अकेली थी और इसका उसके और एलेक्स के रिश्ते पर बुरा असर पड़ा। उसने पहले ही एलेक्स को बुरी तरह पिटते हुए देखा था, यहां तक कि वो लगभग मर ही गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया था ताकि वह उसे देख सके। अपने पहले पति को अपनी आंखों के सामने मरते देखना, एलेक्स को बुरी तरह पिटते देखना और अपहरण का शिकार होना, इन सब ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। अंततः वो सिएटल चली जाती है और एलेक्स अली को भी एलेक्स के पास छोड़ देती है। बिग बैड वुल्फ में वो अली की कस्टडी का दावा करने के लिए लौटती है। मैरी में वो अली की कस्टडी के लिए अदालत में पेश होती है और जीत जाती है, लेकिन किताब के अंत के करीब वो अली को एलेक्स को दे देती है, ये महसूस करते हुए कि उसे अपने पिता के साथ रहने की जरूरत है। क्रॉसफायर में वो एलेक्स के साथ समय बिताने के लिए लौटती है, ये सुनकर कि वो ब्री स्टोन से शादी करने जा रहा है, लेकिन अंततः उसे नाराज कर देती है और अली के साथ समय बिताने के बाद चली जाती है। उपन्यास में इस बात का संकेत मिलता है कि उसके मन में अब भी एलेक्स के लिए कुछ प्यार है और कई बार एलेक्स भी उसके लिए प्यार महसूस करता हुआ प्रतीत होता है। सिएटल में उसके और अली के साथ समय बिताने के दौरान उसने एक बार कहा था, काश ऐसा होता। मैरी क्रिसमस। एलेक्स क्रॉस में उसका जिक्र फिर से आता है क्योंकि अली ने उसके साथ क्रिसमस मनाया था। जब एलेक्स और डेमन का रिश्ता शुरू हुआ था, तब वो डेमन और जेनी की प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य थी। मारिया सिम्पसन क्रॉस एलेक्स क्रॉस की दिवंगत पत्नी और पहला प्यार थी। श्रृंखला की शुरुआती 11 किताबों में उनका जिक्र होने के बावजूद मारिया की पहली झलक क्रॉस में एक फ्लैशबैक में दिखाई देती है। उन्हें बहुत छोटी कदकाठी और खूबसूरत मुस्कान वाली बताया गया है। अपनी हत्या से पहले मारिया वॉशिंगटन डीसी में एक समाज सेवी के रूप में काम कर रही थी। जब उनकी पहली मुलाकात एलेक्स क्रॉस से हुई, वे पहली बार सेंट एंथनी अस्पताल में मिले और जल्द ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्होंने शादी की और एक साथ एक अपार्टमेंट में रहने लगे। बाद में उनके बेटे डेमन का जन्म हुआ और मारिया की मृत्यु से कुछ समय पहले जेनल का जन्म हुआ। क्रॉस की घटनाओं के दौरान पता चला कि मारिया अपने तीसरे बच्चे की गर्भवती थीं। जब एलेक्स मारिया को उनके कार्यस्थल से लेने आए तो एक अज्ञात स्नाइपर ने उन्हें गोली मार दी और एलेक्स की बाहों में उनकी मृत्यु हो गई। एलेक्स से उनके आखिरी शब्द थे कि वो उनसे प्यार करती हैं। ये अज्ञात है कि शूटर मारिया को निशाना बना रहा था या एलेक्स को। उनकी मृत्यु के बाद एलेक्स अपार्टमेंट छोड़कर अपनी दादी के घर वापस चले गए। मारिया के हत्यारे को कभी पकड़ा नहीं गया, जब तक कि उपन्यास क्रॉस में यह खुलासा नहीं हुआ कि जिमी हैट्स गलाटी नाम के गिरोह के हत्यारे ने मारिया की हत्या की थी। जॉन सैमसन ने मारिया का बदला लिया ताकि एलेक्स अपनी बची खुची आत्मा को खोने से बचा सके। मारिया ही इस श्रृंखला की शुरुआत से एलेक्स के केस सुलझाने की प्रेरणा रही है। क्रॉस की घटनाओं के बाद
एलेक्स मारिया को भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ पाया है। बात कर ले दोस्तों इसके सेक्शनों की एपिसोडों की, तो पहले हमें सेक्शन 1 हमें 8 एपिसोडों के साथ देखने को मिला था, और दूसरा जो सेक्शन 2 है वो भी हमें तकरीबन 7 से 8 एपिसोडों के बीच में देखने को मिलने वाला है। रनिंग लेंथ पहले जो एपिसोडों की थी तकरीबन 45 से लेकर लगभग 75 मिनट के बीच में हमें इसकी टोटल लेंथ देखने को मिलने वाली है। और बाकी और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर एक तरह से बेल आइकन दबा कर सेल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।